नमस्ते दोस्तों, इनविक्टस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। जेई का टाइम आते ही एक चीज सबको रियलाइज होती है, प्रिपरेशन और परफॉर्मेंस, ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। कई बार क्लासरूम्स में कॉन्सेप्ट समझ आना एक अलग बात होती है और उन कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम प्रेशर में एक्यूरेसी और स्पीड के साथ अप्लाई करना एक बिल्कुल अलग बात होती है। इस पॉडकास्ट का पर्पस सिंपल है, स्टूडेंट्स को वो क्लैरिटी देना जो उन्हें एग्जाम के लास्ट फेज में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और आज का टॉपिक है बिहाइंड द जेडबल जर्नी, हाउ इनविक्टस बिल्ड्स रैंक रेडी स्टूडेंट्स। हमारे साथ स्टूडियो में है विनय पांडे सर, इनविक्टस हेड। सर को 20 इयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। सर के कई स्टूडेंट्स कई आईआईटीज में पढ़ रहे हैं और कई स्टूडेंट्स कई आईआईटी से पास आउट हो चुके हैं। और पुनीत कुमार गुप्ता सर, जो कि पॉपुलरली पीकेजी सर के नाम से पूरे अहमदाबाद में मशहूर हैं। मैथ्स के मैं बोलूँ कि मैथ्स मैस्ट्रो तो भी ये कम होगा। एंड सर की जो अप्रोचेस होती हैं मैथ्स में, वो काफ़ी यूनिक होती हैं। और सर के काफ़ी बच्चे जो हैं बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज में, बहुत अच्छे आईआईटी में, बहुत अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हुए हैं और सर ने उनको बहुत अच्छी गाइडेंस दी है। आज दोनों सर के साथ हम लोग इस पॉडकास्ट का शुरुआत करते हैं। सर, पहला क्वेश्चन आपसे, जेडबल इकोसिस्टम इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है, इस एनवायरनमेंट में स्टूडेंट्स का जो सबसे पहला स्ट्रगल होता है वो क्या होता है? सर एक्चुअली क्या था कि पहले जेई एडवांस की अगर हम बात करें तो कंपैरेटिवली थोड़ा पेपर इजी आते थे, लेकिन धीरे धीरे अगर हम बात करें 2020 के बाद एक ड्रास्टिक चेंज धीरे धीरे हो रहा है और पेपर का लेवल इतना टफ होता जा रहा है कि बच्चों को कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जिन बच्चों की होगी वही इसको क्लियर कर सकते हैं। अभी के केस में अगर मैं इन्विक्टस हेड अगर मैं आपको ये बताऊं कि इन्विक्टस का जो स्टडी मटेरियल है एज ऑफ नाउ जो प्रेजेंट सिनेरियो है जेई एडवांस का, उसके हिसाब से पूरा कोर्सवेयर तैयार किया गया है सो दैट बच्चे को रेगुलर स्टडीज के ड्यूरिंग हम हर दिन एडवांस के लेवल को टच करवाते हैं। अगर हम जेई रैंक के लॉजिक को सिंप्लीफाई करें तो कौन से 3 एलिमेंट्स हैं जो स्टूडेंट की रैंक डिसाइड करते हैं? इसके लिए मैं सर बताना चाहूँगा, 3 चीज़ें हैं मेन। एक है अटेंशन, दूसरा है रिटेंशन और तीसरा है एप्लीकेशन। कहने का मतलब है कि अगर बच्चा रेगुलर क्लास में कॉन्सेप्ट को फुल अटेंशन के साथ सीख रहा है, पहले के टॉपिक 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना पहले जो टॉपिक पढ़ाया गया है, वो टॉपिक अगर उसको रिटेन हो रहा है और आने वाले क्वेश्चन में जो भी उसके टेस्ट हो रहे हैं वो प्रॉपर अगर अप्लाई कर रहा है, उसका एप्लीकेशन पार्ट डेवलप हो रहा है, तो उसको एडवांस क्लियर करने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है सर। इनविक्टस प्रोग्राम का कोर ऑब्जेक्टिव वो क्या है सर? और किस टाइप के जेई एस्पिरेंट्स को ध्यान में रख के आपने इनविक्टस को लॉन्च किया है? सर जो हमारे एमडी सर हैं, उनका इन्विक्टस को लॉन्च करने के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही क्लियर है कि अगर स्टूडेंट्स बड़े बैचेस में उनकी केयरिंग नहीं हो पाती है, उनकी मेंटरिंग नहीं हो पाती है, जिससे एक आईटी एडवांस क्लियर करने वाला एस्पिरेंट्स आईटी एडवांस क्लियर करने से रह जाए, आईटी जाने से रह जाए, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक आईटी एडवांस लेवल का कोर्सवेयर और उस हिसाब से स्मॉल बैच साइज। एक स्मॉल बैच साइज इसलिए सर कि सपोज करिए जैसे मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, तो अगर हम बात करें कोई क्वेश्चन हमने बच्चे को दिया और उस क्वेश्चन को बच्चा कैसे इनिशिएट कर रहा है और हम उसको रनिंग क्लास में ही ये बताएं कि बेटा आप इस जगह मिस कर रहे हो, इस तरह से नहीं इस तरह से इनिशिएट करना है, ये तभी पॉसिबल है जब हम बैच साइज को स्मॉल रखेंगे और पर्सनलाइज अटेंशन जब देंगे तभी हो पाएगा। यही है इन्विक्टस का बेसिक ऑब्जेक्टिव। आपका मतलब 1 to 1 जो है यस सर, यस सर। वो आप इनविक्टस में बहुत अच्छा प्रोवाइड कराते हैं। हाँ, वही कर ही रहे हैं सर। बहुत बढ़िया सर। सर,
एक क्वेश्चन है आपसे, इन्विक्टस का वो कौन सा टेक्निक है जिससे स्टूडेंट्स का फास्टेस्ट इंप्रूवमेंट होता है? देखिए सर ने अभी जैसे बताया कि स्मॉल साइज जब बैच होगा ना तो हम लोग स्टूडेंट पे केयरिंग कर पाएंगे। अब जैसे सर ने बोला कि बच्चों जैसे स्टार्ट किया कहाँ पे क्वेश्चंस लैग कर रहे हैं। अब जैसे मैं मैथ्स की बात करूँ तो बच्चे क्वेश्चन सॉल्विंग हो रही है, क्लास में डिस्कशन हो रहा है, तो स्मॉल बैच होने से ये रहता है कि बच्चों पे अब जैसे क्लास में क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया बच्चे ने, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हम लोग 1 to 1 इंटरेक्ट करते हैं स्टूडेंट से कि भाई बच्चा कहाँ पे लैग कर रहा है, क्या कर रहा है। तो वो इन्वेक्टर्स का जो पार्ट है ना, वो सबसे अच्छी चीज है। इससे स्टूडेंट में एक अच्छा खासा चेंज आ जाता है, ठीक है, और उससे इनकी रैंक में बूस्टअप होता है। टेस्ट में जो परफॉर्मेंस होती है वो काफी अच्छी रहती है, और बच्चों में एक कॉन्फिडेंस आता है कि भाई अब हमसे पहले क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे, अब क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो वो एक काफी अच्छी चीजें होती है। तो वो एक इन्वेक्टर्स का बेस्ट पार्ट। बस सर, आपके कोई एक ऐसा स्टूडेंट, आपकी कोई एक ऐसी स्टोरी जो आपको पता हो आपके स्टूडेंट की, जहाँ पे आपने ये चेंज खुद आपने देखा हो? हाँ, ये अभी जैसे मेंस पैटर्न के पेपर अभी चल रहे हैं, तो मैं मेंस की एक जर्नी बताता हूँ। एक काफी अच्छा बच्चा था, लेबोरियस बच्चा था, मेंटोरियस बच्चा था, काफी अच्छा था, पढ़ने में अच्छा था, लेकिन अब आजकल जानते ही हैं आज की कल की जनरेशन को लिए कि उनके पास एक जो मोबाइल है ना, वो उनको डाइवर्ट कर देता है। तो बच्चे मोबाइल के कारण से वो डाइवर्ट हो गया, तो उसकी जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो जैम में था, उसमें उसकी जो रैंक थी या परसेंटाइल में बोलूँ, परसेंटाइल काफी बिलो थी, यानी करीब 80 या 84 के अराउंड, काफी बिलो। अब चूंकि जब हमने उसको देखा कि भाई बच्चा तो अच्छा है लेकिन कैसे कर सकते हैं, तो हमने उसको पुश किया, 1 to 1 इंटरेक्ट किया, उसको मोटिवेट किया। तो जो सेकेंड अटेम्प्ट था, तो उसमें जो उसकी रैंक आई यानी जो परसेंटाइल आई, वो उसकी परसेंटाइल 99.9 थी कई बार। भी काफी चेंज हुआ, बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने उस बच्चे पे 1 to 1 इंटरेक्ट किया, उसके पोटेंशियल को पहचाना, क्योंकि हम लोग उसके पोटेंशियल को जानते थे, ये बच्चा तो बहुत अच्छा है। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग का बैच साइज क्या है, काफी स्मॉल। हम लोग एक एक बच्चे पर वॉच रखते हैं, ये बच्चा कहाँ पे लैग कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो वो काफी एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, रियल टाइम स्टोरी। सर, आपकी नज़र में कोई ऐसी कोई स्टोरी? सर ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट रिसेंट मैं बात करूं कि एक गर्ल स्टूडेंट थी, और उसने बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद, 10th के एग्ज़ाम के बाद उनके पेरेंट्स ने सोचा कि हम इन्विक्टस ज्वाइन करते हैं, और उन्होंने इन्विक्टस ज्वाइन किया। बाद में हमें लगा कि बच्चे को उतना बर्डन मैनेज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। फिर हमने पेरेंट्स को बुलाया, और पेरेंट्स से फिर हमने बात किया कि सर, क्या बच्चा इतना बर्डन मैनेज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। पेरेंट और बच्चे दोनों ने ये डिसाइड किया कि करेंगे तो इन्विक्टस, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी मेहनत करनी हो। ये बात है मई 2025 की। इस साल की? जी। जी। और बच्चे ने मेहनत करना स्टार्ट किया। पहले टेस्ट में नंबर कम आए, फिर दूसरे में थोड़ा स्ट्रगल किया, फिर करते 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 आज वो बच्चा अपने बैच का रोल मॉडल हो चुका है। तो मैं उस बच्चे के लिए तो मैं खुद तालियां बजाता हूँ। मैं कहा बेटा, तू तो बहुत रोल बढ़िया सर, मॉडल है। वेरी गुड सर। जी। एक ऐसी हैबिट जो आप हर इन्विक्टस स्टूडेंट में डालते हैं जिससे वो सक्सेस पाता है, आपके अकॉर्डिंग क्या ऐसी एक हैबिट है? देखिए सबसे पहले हैबिट है, देखिए जैसे सर ने बोला था रिटेंशन, ठीक है, रिवीजन हम लोग बोलते हैं, बच्चों को ये बोलते हैं RRR, कि भाई आप क्लास में कंसेप्ट सीखिए, कंसेप्ट कैसे हो रहे हैं उनको डीपली एनालाइज करिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, प्लस रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। मैं क्लास में बच्चों से बोलता रहता हूँ RRR, यानी रिवीजन 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 करते रहेंगे। तो वो क्या होती है, उससे बैकलॉग चीजें नहीं, बैकलॉग नहीं आता, तो बच्चों में एक कॉन्फिडेंस, बच्चों में जब कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो उससे रैंक उनकी काफी इम्प्रोवाइज हो जाती है। तो वहां पे बच्चों का सिलेक्शन का जो चांसेस होता है वो काफी अच्छा रहता है। इससे ऐसी चीजें करने से बच्चों में काफी इंप्रूवमेंट दिखा है, और कई बच्चों का जो ऐसे बच्चे थे जो डिमोटिवेट थे कि उनको लग नहीं रहा था कि हम एडवांस क्वालिफाई करेंगे, उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। तो ये सब चीजें हम लोग इन्विक्टस में पार्ट सिखाते हैं। 1 to 1 इंटरेक्शन वाला जो पार्ट है हमारा, वो सबसे यूनिक पार्ट है। बहुत बढ़िया सर। सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी सर। सर, आपके अकॉर्डिंग वो ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो स्टूडेंट से सबसे ज्यादा जो मार्क्स होते हैं वो खा जाती है? सर देखिए, सबसे बड़ी जो मिस्टेक है, अगर मैं बात करूं, अगर बच्चे मोबाइल छोड़ दें, सिली मिस्टेक उनके कम हो जाएंगे।
मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ चीज़ें कि क्या करने से किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट होगा। अगर वो मोबाइल छोड़ दें, तो उनके सिली मिस्टेक उनके कम हो जाएँगे। फ़ास्ट फूड छोड़ दें, तो उनका रिटेंशन बढ़ जाएगा। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को या पेरेंट को नहीं पता रहता है कि आखिर क्या है बच्चे की कमी और उस पर कैसे वर्कआउट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सर आज के दौर में हम नए दौर में हम चल रहे हैं और इस टाइम पर ये सारी चीज़ों का काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है कि अगर कोई बच्चा है तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि हमारा नेचर कैसा है, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसा है और हमें किस तरह से अपने आप को आगे लेके चलना चाहिए। भाई किसी बच्चे का सर बहुत जल्दी किसी बच्चे को याद हो जाता है, किसी बच्चे को बहुत देर से याद होता है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन कोई कॉन्सेप्ट 2 क्वेश्चन करके समझ में आ जाता है, किसी बच्चे को वही कॉन्सेप्ट 4 क्वेश्चन करके समझ में आता है। तो मेरा ये कहना है कि वो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सर ये है कि बच्चे को तब तक उस बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करने चाहिए जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। जनरली क्या होता है बच्चे क्या करते हैं उनको ये मानते हैं कि हाँ ठीक है ये पढ़ लिया, आज यूनिट टेस्ट है अच्छा ऊपर-ऊपर से पढ़ लिया। मैं ये कहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्चा इस चीज़ पे वर्क करे कि तब तक उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करता रहे जब तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। सही है सर। सर आपके अकॉर्डिंग कोई और मिस्टेक ऐसी? हाँ, बस यही है कि रिवीजन जैसे मैंने बोला रिवीजन के ऊपर ध्यान दें, कंसेप्ट को डीपली एनालिसिस करें कि भाई कहाँ पे हमसे ये चीज़ें नहीं आ पा रही। जैसे क्वेश्चंस जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब बच्चे टेस्ट देते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही करते हैं कि भाई टेस्ट दे दिया, हो गया, उसको घर पे रख दिया एज़ ए पेपर। ये चीज़ें हमें नहीं करनी। हमें क्या करना है उन टेस्ट पेपर को एनालाइज़ करना है कि हमसे इस कांसेप्ट में कहाँ पे मिस्टेक, ये नेगेटिव मार्किंग क्यों हुआ? ये नेगेटिव मार्किंग हुआ तो हमारे से ये मिस्टेक की वजह से हुआ या कंसेप्ट एरर। अगर कंसेप्ट एरर है इसका मतलब हमें उस चैप्टर्स को या उस टॉपिक को फिर से एक बार रिकॉल करना। अगर सिली मिस्टेक है तो ऐसी मिस्टेक्स हमें आगे नहीं करनी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। हर एक जितने भी टेस्ट दिए ना वो हमें पता होना चाहिए कि इस टेस्ट में फर्स्ट टेस्ट में मेरी ये मिस्टेक, सेकंड टेस्ट दिया सेकंड टेस्ट में ये मिस्टेक थी मेरी। अब लेकिन ये एनालाइज करना पड़ेगा कि जो फर्स्ट टेस्ट में हमने मिस्टेक की वो यहाँ पे हुई कि नहीं। अगर हुई तो इसका मतलब अभी भी प्रिपरेशन में कमी है, यानी सेम मिस्टेक्स जो है वो वो रिपीट रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर ये सही। चीजें बच्चों ने कर लिया तो डेफिनेटली जो है बच्चा जो है काफी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। सर अभी पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं, है ना? सब चाहते हैं कि उनका बच्चा आईआईटी करें। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं भी सही। तो आपके हिसाब से पेरेंट्स को किसी भी इंस्टीट्यूट में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो देखनी चाहिए जिससे उनका बच्चा जो है एक सही दिशा में आईआईटी की तैयारी कर पाए? हाँ सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने और आजकल के फील्ड में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी। तो सबसे सर इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर मैं फर्स्ट थिंग बोलूँ कि स्टेबल फैकल्टी सिस्टम प्लस एक्सपीरियंस उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है कि उन्होंने कितने बच्चों को सेलेक्ट किया है कैसे है। प्लस दूसरी बात क्या है जैसे बच्चा अगर लार्ज बैच में मान लिया 100-150 बच्चों के बीच में पढ़ रहा है तो वो बच्चा खो जाए, उसको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सबसे सेकंड थिंग्स ये है कि हमें स्मॉल बैच में बच्चों के लिए जाना चाहिए जहाँ पे स्मॉल बैच साइज हो। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में क्या बॉन्डिंग वहाँ पे स्टेब्लिश हो रही है, मेंटरशिप एक अच्छे से हो रही है कि 1-to-1 इंटरेक्शन उस इंस्टीट्यूट में हो रहा है कि नहीं बच्चों के साथ फैकल्टी का। अगर ये सब चीज़ें हैं तो वो बेस्ट। और ये सारी चीज़ें हमें इनवेक्टर्स प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं। हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्मॉल बैच साइज होने के कारण से हम लोग स्टूडेंट्स के साथ जो इंटरेक्ट करते हैं वो काफ़ी बेटर होता है और उससे बच्चों में एक नया जोश एक नया कॉन्फिडेंस आता है। जैसे कभी कभी जैसे टेस्ट होते हैं कभी बच्चे मोटिवेट हुए कभी डीमोटिवेट हुए तो हम लोग पर्सनल केयरिंग करते हैं कि भाई क्या है। देखिए आजकल के आप जानते ही हैं बच्चों में क्या रहता है, एकेडमिक के साथ साथ उनको मोटिवेट करें, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड। जैसे सर अभी सर ने बोला कि 1-to-1 मेंटरशिप, तो सर इन्विक्टस में आप लोग 1-to-1 मेंटरशिप कैसे करते हैं? सर अगर हम बात करें तो सबसे बेसिक जो चीज़ है
आज के समय की जो डिमांड है, जैसे मैंने ये बात पहले भी कहा है कि ये चीज़ हम तभी कर पाएँगे जब हम इंडिविजुअल लेवल पर ये समझ पाएँ कि किसी बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट हमने आज सिखाया, वो कॉन्सेप्ट बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा, ये हमें पता होना चाहिए और उस हिसाब से हम काम करते हैं। अच्छा, रही बात, हम लोग बैच साइज़ ही हमने स्मॉल कर रखे हैं। बैच साइज़ के स्मॉल होने की वजह से क्या होगा कि किसी भी बच्चे को अगर हम बात करें, तो हमें ये पता रहता है, इंक्लूडिंग मैं आपको बताऊँ सर, बच्चे इतने ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं कि अपनी पर्सनल बातें भी बताते हैं कि सर हमें ऐसा हो गया, सर हमने ये फ़ील किया, सर हमने वो फ़ील किया, इंक्लूडिंग अपने फ्रेंड्स तक की बातें भी आके बताते हैं और इतना कनेक्ट बनता है, मतलब टीचर के साथ-साथ आप उन्हें बोल सकते हैं गार्जियन। इन्विक्टस के जो टीचर्स हैं, वो गार्जियन की तरह बच्चों को प्यार से कैटर करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इन्विक्टस का कि एक बच्चा जिसने ये सोच लिया कि हमें आईआईटी जाना है, हम उसे उस जगह तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करते हैं। सबसे और उसमें हमारे लिए क्या है, 3 चीज़ें हैं। हम 3 चीज़ों को मेन फ़ोकस करते हैं कि बच्चा अगर आईआईटी के लिए आईआईटी का उसका गोल है, फर्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट है, हम बच्चे से ये चाहते हैं कि बच्चा ये चाहे कि फ़ोकस्ड हो कि हमें आईआईटी जाना हो, पहली चीज़। सेकंड चीज़, बच्चा डिसिप्लिन में हो कि हमें टीचर की बात माननी है, टीचर ने बोला कि ये क्वेश्चन करके हमें आना है, टीचर ने बोल दिया तो बच्चा करके आए। और तीसरी चीज़ लेबोरियस। अगर ये 3 चीज़ अगर है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि बच्चा आईआईटी एडवांस क्लियर कर ही लेगा सर। और हम लोगों ने इन्हीं 3 चीज़ों पर बेस्ड ये पूरा इन्विक्टस का स्ट्रक्चर बना रखा है। बहुत सही है सर। सर एक क्वेश्चन आपसे, टीचर्स के लिए जो सबसे टफ पार्ट होता है इन्विक्टस में, वो क्या होता है? और टीचर्स के लिए अगर मैं बोलूँ, टीचर्स के लिए सबसे टफ पार्ट, तो वैसे टीचर्स के लिए हर एक दिन जो है एक अपने आप में क्लास से होती ही है, टफ पार्ट बोल ही सकते हैं उसको। लेकिन सबसे जो टफ पार्ट ये होता है कि स्टूडेंट को एनालाइज करना कि वो कहाँ पे लैग कर रहा है, और ये सब चीजें जो होती है ना, वो एक बड़े बैच साइज में नहीं हो सकती। वो चीजें जो आएंगी वो एक छोटे बैच साइज के लिए आती है। जब हम लोग 30-25 स्टूडेंट्स को कटर करते हैं, तो हमें पता रहता है कि यार ये बच्चा यहाँ पे लैग कर रहा है इस कंसेप्ट में। क्योंकि देखिए क्या होता है, टीचर्स क्या है, जैसे हम लोग क्या करते हैं जब क्लास लेते हैं, तो जो फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि बच्चा कहाँ पे लैग कर रहा है, कहाँ पे लैग नहीं कर रहा है। तो वो चीजें तभी हो पाएंगी जब बैच साइज छोटा होगा। बैच साइज छोटा होगा तो हम लोग बिल्कुल इंटरेक्ट कर लेंगे और बच्चे को पकड़ लेते हैं कि भाई तुम्हें ये चीजें नहीं समझ में आ रही, ये चीज नहीं समझ में आ रही, तो उस पर वर्क करते हैं, उस पर वर्क करते हैं, तो वो काफी अच्छा हो जाता है। तो यही एक चीज है, और ये सब चीजें तब आती हैं जब एक एक्सपीरियंस वहां पे एक कॉकटेल का वर्क करता है कि भाई एक्सपीरियंस भी है, बैच साइज भी छोटा है, ठीक है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। यानी इन्विक्टस में बैच साइज भी छोटा है और एक्सपीरियंस फैकल्टी भी है और एक पर्सनलाइज्ड वन टू वन इंटरेक्शन और मटेरियल जो है वो अभी जो लेटेस्ट जो लेटेस्ट मटेरियल हम लोग का है ना, वो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, अगर बच्चों ने अच्छे से कर लिया, ठीक है, तो वो काफी इम्प्रूव करेगा। और उसमें कंसेप्ट वाइज, यानी कि अगर डीप कंसेप्ट, ठीक है, जैसे मान लिया कोई भी क्वेश्चन है तो वो कई कंसेप्ट का निचोड़ जो है बोलते हैं ना, वो मिला दिया जाता है इसमें। लाइक जैसे अभी जेईई में आते हैं, JEE में क्वेश्चंस आते हैं, जी एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल कंसेप्ट के क्वेश्चंस, बहुत तो वो बढ़िया, चीज है। बहुत बढ़िया सर। सर एक क्वेश्चन सर मैं आपसे पूछता हूँ कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्चुअल में कैसे होती है? ये स्टूडेंट्स को क्या कस्टमाइजेशन आप करके देते हैं? सर, अगर किसी बच्चे ने बोला कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आया, ठीक है, तो टीचर उसको सेम डे बताते हैं। और इसके साथ-साथ हम क्या करते हैं, मतलब अगर 1-2 बच्चों ने हमें बताया कि सर हमें ये वाला टॉपिक थोड़ी-सी समझने में दिक्कत हो रही है, ऐसा हो रहा है, तो हम उस टॉपिक का एक रैपिड रिवीजन क्लास में करवा देते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि अगर 1 बच्चा 2 बच्चा हमें बोल नहीं आया, तो हम उसका एक रैपिड रिवीजन कराते हैं। और हम एक एडिशनल, हम कभी-कभी हम किसी टॉपिक का हम टेस्ट भी ले लेते हैं। हमें ये पता रहता है कि ये टॉपिक जेईई एडवांस में रेलेवेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चन पक्का ही आते हैं। और ये टॉपिक मान लेते हैं कि नॉर्मली बच्चों को थोड़ा-सा टाइम लगता है समझने में, तो हम उसको पहले बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, फिर उसका टेस्ट लेते हैं
और समटाइम्स हम बच्चों की वर्कशॉप प्लान करते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि बेटा अब आप लोगों में से ये बच्चा बोर्ड पे आइए और पढ़ा के दिखाइए। तो हम लोग एक काम ये करते हैं कि बच्चे बच्चे की साइकोलॉजी को समझ के और अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को वर्कशॉप के थ्रू भी बताते हैं। सर जैसे आपने टेस्ट की बात करी अभी, तो इन्विक्टस का जो टेस्टिंग पैटर्न है बच्चों के लिए वो कैसा है सर? सर मैं आपको बताऊं कि इन्विक्टस का जो स्टडी मटेरियल है, अभी हम लोग काफ़ी देर से चर्चा कर रहे हैं, तो आपके व्यूअर्स को ऐसा लग सकता है कि इन्विक्टस केवल एडवांस की बात करेंगे, लेकिन मैं बताऊं सर, हम लोग पहला काम सबसे पहले हम बोर्ड को कवर करते हैं। एनसीईआरटी बोर्ड को पहले कवर करते हैं। देन उसके बाद जैसे मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट है, कोई एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का पहले हमने बोर्ड का कॉन्सेप्ट कवर किया। फिर उससे ऊपर हम आते हैं मेंस के लिए आते हैं, फिर हम उससे ऊपर जाते हैं एडवांस। तो एक एक टॉपिक के बोर्ड, मेंस और एडवांस को कवर करते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या होता है, एक सिंपल सी चीज़ है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि पहले पूरा बोर्ड पढ़ाएंगे, फिर पूरा मेंस पढ़ाएंगे, एडवांस पढ़ाएंगे, नहीं। सारे टॉपिक, जैसे मैं केमिस्ट्री हूँ तो केमिस्ट्री में पहले मोलैरिटी टॉपिक है, तो मोलैरिटी की डिफिनीशन जैसे बोर्ड में आती है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, वो हमने करा दिया। फिर उसके बाद मल्टी कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चन आ गए, फिर थोड़ा 2-3 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके तो एडवांस लेवल पे आ गए। तो ऐसे करते करते हर टॉपिक को हम लोग बच्चों को प्रिपेयर करवाते हैं और उसके क्वेश्चन के साथ, टेस्ट के साथ नक्की करते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया सर। सर जो टेस्टिंग सर ने भी बताया कि टेस्ट कैसे होते हैं, जो आपका टेस्टिंग मोड है वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? कैसे वीकली टेस्ट होते हैं या फोर्टनाइटली टेस्ट होते हैं? कैसे टेस्ट लिया जाता है? हाँ देखिए सर, ये क्या है, हम लोग के जो टेस्ट होते हैं ना वो वीकली टेस्ट भी हैं और पार्ट वाइज। जैसे वीकली टेस्ट का मतलब अभी कोई चैप्टर चल रहा है तो उसको जैसे ही कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम लोग वो चैप्टर्स पे टेस्ट ले लेते हैं उसके। और ये जो टेस्ट होता है ये ऑनलाइन मोड में भी है, ऑफलाइन मोड में। अच्छा। ऑनलाइन मोड से बेटर ये रहता है, जितने भी इन्विक्टस के बच्चे हैं उससे उसमें एक रैंक प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे ऑफलाइन का लिया तो उसमें केवल यहीं के बच्चे जितने हमारे सेंटर्स पे हैं। ऑनलाइन मोड से ये रहता है कि सारे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी इन्विक्टस इंक्लूड बच्चे हैं उनके थ्रू उसमें रैंक देगा, तो उससे बच्चों को ये लगता है यार हम यहाँ पे अभी स्टैंड कर रहे हैं, तो वो एक बेटरमेंट हो जाता है। ऑल इंडिया रैंक आती है ऑल बच्चों को। इंडिया रैंक। अच्छा। सेकंड चीज ये है कि जैसे अब यहाँ पे वो हुआ, फिर हमने जब वीकली टेस्ट ले लिया, वीकली टेस्ट के बाद हमारे जो टेस्ट होंगे वो हमारे जो टेस्ट होते हैं ना वो पार्ट वाइज टेस्ट होते हैं, 3-4 चैप्टर्स के मिक्स ये होता है। फिर उसके बाद जो है करीब थर्ड या फोर्थ मंथ के बाद हम लोग एक पूरा होल सिलेबस का टेस्ट लेते हैं। और उसके अलावा ये तो टेस्ट रहते ही रहते हैं, ये ऑल ओवर इंडिया रहते हैं। फिर हम लोग क्लास में, जैसे सर ने बोला कि हम लोग जैसे बच्चों को कभी दे दिया सरप्राइज टेस्ट कि क्या चल रहा है, क्या चीजें नहीं आ रही, तो उसके ऊपर हम लोग वर्क करते हैं। तो टेस्ट बिल्कुल ऐसे रेगुलरली आप रेगुलरली लेते टेस्ट रहते हैं। और बहुत उसके बाद उनका डिस्कशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट लेना तो है, टेस्ट तो हर जगह हो गया, लेकिन टेस्ट के बाद जो उनका डिस्कशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट, वो हम लोग करते हैं हर टेस्ट के बाद उनका डिस्कशन एक प्रॉपर। जैसे जो आपने सर वीकली टेस्ट मेरे को बोला, जी। सर क्या इसकी भी ऑल इंडिया रैंक आती है? वीकली टेस्ट की भी अच्छा, यानी सारे टेस्ट अभी जितने भी होते हैं वो सब ऑल इंडिया लेवल पे होते हाँ, अगर हमने ऑनलाइन मोड में टेस्ट दिया तो। हैं। स्टूडेंट्स के पास चॉइस होती है। जी हाँ, स्टूडेंट के पास डबल चॉइस होती है, ऑनलाइन या सर एक रैपिड फायर, एक क्योंकि रैपिड फायर में सर क्या है, जो मन की बात होती है ना वो फटाफट से निकलती है। अरे सर, ठीक है सर। सर आपके हिसाब से ओवररेटेड जेईई स्टडी टिप क्या रहेगी? ओवररेटेड, देखिए आजकल के बच्चे ये लेट नाइट स्टडी से हम बोल सकते हैं, और एक्सप्लेन करके मैं बोलूँ कि बच्चे ये सोचते हैं कि मैं लेट नाइट पढ़ रहा हूँ ना तो काफी अच्छा है, लेकिन लेट नाइट तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अपना एक बैलेंस शेड्यूल बनाए, उसके अकॉर्डिंग देखें कि हमें एग्जाम किस टाइम पे देना है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लिया मेंस के लिए बात करें या एडवांस के लिए बात करें तो दोनों में जो शिफ्ट आती है 9 to 12 और 3 to 6, ठीक है, तो उसी शिफ्ट में हमें मोस्टली प्रिपरेशन करनी चाहिए, लेट नाइट स्टडी को तो अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल। सर अंडररेटेड जेईई स्टडी टिप? जितने भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उन सारी चीज़ों का प्रॉपर रिवीजन, जैसा कि सर ने भी पहले बोला था, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। बच्चा कोई अगर अपने आप को और इम्प्रूव करना चाहता है तो पहले के जो टेस्ट हुए पड़े हैं, भाई पहली बार जब टेस्ट हुआ था उसमें बच्चे का कॉन्सेप्ट उतना अच्छा नहीं था,
लेकिन जब 1-2 महीने बाद उसका थोड़ा सा टेस्ट प्रिपरेशन अच्छी हो गई तो वो टेस्ट दोबारा दे, तो उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और अच्छी हो जाएगी। अंडररेटेड जेईई स्टडी टिप्स सर। शॉर्ट नोट्स, बच्चे को रेगुलर बेसिस पर अगर शॉर्ट नोट्स बना रहा है तो परफेक्ट उसका इंप्रूवमेंट होगा। सर एक हैबिट जो हाई रैंकर्स क्वाइटली फॉलो करते हैं। कंसिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम रेगुलर पढ़ते रहे, भाई 1 घंटे पढ़े 2 घंटे पढ़े, लेकिन कंसिस्टेंट होना चाहिए। नहीं कि आज हमने 4 घंटे की स्टडी की, 1 घंटे आवर्स की स्टडी की, फिर 2 दिन पढ़ाई नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर एक चीज जो जेई एस्पिरेंट को आज ही स्टॉप कर देनी चाहिए। मोबाइल जीरो, सोशल मीडिया जीरो। सर एक हैबिट जो हाई रैंकर्स क्वाइटली फॉलो करते हैं। सर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सर अगर आप पूरे इंडिया के जेई एस्पिरेंट्स को गाइडेंस के तौर पे कुछ मैसेज देना चाहें तो आप वो मैसेज क्या देना चाहेंगे? सर इसमें तो अभी मैं यही कहूँगा कि बच्चों, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, आप परेशान ना हो। कोई 1-2 टॉपिक अगर आपको नहीं आ रहे हैं, उसके लिए कुछ भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक नहीं आपको आ रहा है, उस टॉपिक से क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स कितने आएंगे? 1। 25 में से अगर हम 1 छोड़ देते हैं, 24 क्वेश्चन पे आप फोकस करिए और उसके लिए उन 24 को कैसे प्रिपेयर करना है, आप सिर्फ PYQ कर डालिए। पिछले 3 सालों, क्यों सर? पिछले 3 सालों का अगर बच्चा PYQ कर लेगा, एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाएगा। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि रैंक और आपकी इनहैंस हो तो ट्राई करें कि पेपर को 2 आवर 45 मिनट में फिनिश करने का टारगेट लेके चलिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का प्रेशर आपको फील नहीं होना चाहिए, कूल रहने। जब आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि मैं पेपर 2 आवर 45 मिनट में नॉर्मली कर लेता हूं, तो एग्जाम के ड्यूरिंग कहीं भी कोई क्वेश्चन में अगर आप अटकते हैं, थोड़ा प्लस माइनस भी होगा, तो आपके ऊपर एग्जाम का प्रेशर डेवलप नहीं होगा। बड़ा अच्छा लगा सर आज आप लोगों से एक डीप इंसाइट्स लेके, और बच्चों को भी ये बात समझ में आई कि शॉर्ट नोट्स, प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटेजी, प्रॉपर PYQ को करना, और जो एक सर ने एंड में बहुत अच्छी बात बोली कि पेपर को 3 घंटे में नहीं, 2 घंटे 45 मिनट, 2 आवर्स 45 मिनट्स में करने का आप कोशिश करिए। मल्टीपल सोर्सेस के पीछे मत भागिए। जो एक फिक्स पैटर्न आ रहा है 3 साल से 4 साल से, पहले उस पैटर्न पे आप अपना पूरा अच्छे से पकड़ बनाइए, तो डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट और एक बहुत अच्छी रैंक देखने को मिलेगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर पेरेंट्स। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स फॉर योर JEE Main 2026।